सरपास ट्रैक की सीरीज लास्ट संडे को कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप आप सबको सरपास ट्रैक के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और काफी हेल्पफुल भी रहेंगे उन लोगों के लिए जिनको ये ट्रैक करना है। अगर आपने अभी तक सरपास ट्रैक के सीरीज नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। आई एम शेयरिंग लिंक हियर। तो जाइए, सबसे पहले वो वीडियोस देखिए और फिर यहाँ पे आइए। इस वीडियो में मैं सरपास ट्रैक की बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक सरपास ट्रैक कहाँ से शुरू होता है, कब किया जाता है, कैसे कर सकते हो, बजट क्या रहेगा और अब मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कुछ सजेशन और टिप्स भी जरूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेयर लोकेशन। सरपास ट्रैक कासोल से शुरू होता है। कासोल एक छोटा सा विलेज है जो हिमाचल में है। सरपास ट्रैक के अलावा आप कई सारे एक दिन के ट्रैक कासोल से कर सकते हो, जैसे कि तोस विलेज का ट्रैक, गहन विलेज का ट्रैक, चहल विलेज तक का ट्रैक और सबसे फेमस है खीरगंगा ट्रैक, वो भी कासोल से ही शुरू होता है। कासोल अपने कैफेज और रेस्टोरेंट्स के लिए काफी फेमस है और उसको मिनी इजराइल भी बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। सरपास ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सरपास टॉप। उसकी ऊंचाई है 4222 मीटर्स यानी कि तकरीबन 13,850 फीट। पूरे सरपास ट्रैक के दौरान दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन आपको इतना कोल्ड महसूस नहीं होगा क्योंकि पूरा दिन आप ट्रैक करोगे प्लस सनलाइट भी आपके सिर पे होगी। लेकिन रात में आपको ठंड लग सकती है और रात को कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। वैन। सरपास ट्रैक की सीजन मिड अप्रैल से शुरू हो जाती है जो मिड नवंबर तक रहती है और बाकी के महीनों में मेरे ख्याल से ज्यादा स्नोफॉल की वजह से ये ट्रैक एक्सेसिबल नहीं रह पाता है और इसी वजह से ये ट्रैक ऑपरेट भी नहीं होता है। अगर फिर भी आपको स्नो और स्नोफॉल एंजॉय करना हो इस ट्रैक पे तो मेरी बात मानो तो आप ये ट्रैक मिड अप्रैल से लेके मिड मई तक कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था और मुझे काफी ज्यादा स्नोफॉल और स्नो मिला था इस ट्रैक पे, जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हो। वैसे स्नोफॉल की वजह से ट्रैक काफी डिफिकल्ट भी हो जाता है, काफी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जरूर हो जाता है। ये ट्रैक आप नवंबर तक कर सकते हो, लेकिन मैंने कई सारी ट्रैकिंग एजेंसी की वेबसाइट चेक की, वो ट्रैक मैक्सिमम जून एंड या मिड जुलाई तक ही ऑपरेट करते हैं। उसके बाद शायद रेनी सीजन शुरू हो जाने के कारण वो ये ट्रैक ऑपरेट नहीं करते हैं। तो आपको ये ट्रैक करना हो तो आप मिड अप्रैल से लेके जून एंड तक कर सकते हो। ट्रैक रूट एंड डिस्टेंस। सरपास ट्रैक का रूट घने जंगलों से लेके स्नोई माउंटेन्स तक जाता है। ट्रैक के पहले दिन आपको कसोल से गहन विलेज तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है जो तकरीबन 10 किलोमीटर है। दूसरे दिन गहन विलेज से मिंथाज का ट्रैक होता है जो अराउंड 6 किलोमीटर है। तीसरे दिन मिंथाज से नगरू जाना होता है जिसका डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर है लेकिन काफी स्टीप क्लाइंबिंग है। चौथे दिन नगरू से सरपास टॉप क्रॉस करके आपको बिस्केरी पहुंचना होता है। सरपास ट्रैक का ये सबसे लंबा दिन है और ट्रैक के आखिरी दिन आपको बिस्केरी से बसनी तक का ट्रैक करना होता है। इस ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है 48 किलोमीटर्स। हाउ टू डू इट। ये ट्रैक आप किसी भी ट्रैकिंग एजेंसी के साथ कर सकते हो। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको कई सारी ऐसी ट्रैकिंग कंपनियां मिल जाएंगी जो ये ट्रैक करवाती है। और अगर आपका ग्रुप है 3-4 फ्रेंड्स का जो इंडिविजुअली ट्रैक करना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हो। आप कासोल से कोई भी लोकल गाइड को हायर करके ये ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने कैलाश रथ ट्रैक्स के साथ ये ट्रैक किया था और ट्रैक करने के दौरान हमें 3 फ्रेंड्स का ये ग्रुप भी मिला था। हाय गाइस। हाय। कहाँ से आए हो आप लोग? कलकत्ता। तीनों के तीनों? तीनों कलकत्ता। ओके। ये 3 फ्रेंड्स लोकल गाइड को हायर करके इंडिविजुअली ट्रैक कर रहे थे, तो आप भी कर सकते हो। बजट।
अगर आप ये ट्रैक किसी ट्रैकिंग एजेंसी के साथ कर रहे हो तो ट्रैकिंग एजेंसीज अराउंड 8 to 9,000 फीस चार्ज करती है कासोल टू कासोल के लिए। कुछ एजेंसी के साथ आप ये ट्रैक 6,000 में भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रैकिंग एजेंसी चूज करते हो। अगर आपका ग्रुप बड़ा है और आप इंडिविजुअली और लोकल गाइड को हायर करके ट्रैक कर रहे हो तो आपका ट्रैक का फीस पर पर्सन और भी कम जा सकता है, अराउंड 5,000। तो 5,000 में भी आप ये ट्रैक कर सकते हो। मैंने ये ट्रैक 8,500 में किया था कासोल टू कासोल तक का, और मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ था 14,000, जिसमें मेरी बड़ौदा से दिल्ली की और दिल्ली से बड़ौदा की ट्रेन टिकट, दिल्ली से कासोल का ट्रैवल और कासोल से दिल्ली का, और खाना पीने वगैरह का एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है। ट्रैक एक्सपीरियंस। ट्रैक शुरू होने से पहले हम कासोल में एक्मेटाइजमेंट वॉक के लिए गए थे और वो वॉक करने में काफ़ी मज़ा आया था। कासोल विलेज से थोड़े दूर जंगलों के बीच हमने वो वॉक किया था, और वो वॉक एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम के वहाँ ख़त्म हो रही थी, जहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया। ट्रैक के पहले दिन हमें कासोल से गहन तक पहुंचना था और वो पूरा ट्रैक जंगल के बीच में से गुजर रहा था और काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब लोग साथ में चल रहे थे और काफ़ी एंजॉय करके हमने ये वो ट्रैक कंप्लीट किया। लेकिन लास्ट के 2 घंटे थोड़े से डिफिकल्ट थे, जैसे कि ये वीडियो में आप देख रहे हो। हमें थोड़ा सा स्टीप क्लाइंबिंग करना पड़ा गहन विलेज तक, लेकिन गहन विलेज तक का ट्रैक काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ग्रीनरी रहा ट्रैक, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। पहले दिन का ट्रैक शुरू होने के 1 घंटे में ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जो ट्रैकिंग शूज़ है उसके स्कॉल निकल रहे हैं, और कोइंसिडेंटली मेरे ट्रैक लीडर और मेरा ध्यान एक ही टाइम पे गया, और तभी ट्रैक लीडर ने तुरंत मुझे कहा कि ये जूते तो नहीं चलेंगे क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा स्नो है और आपको शूज़ नए लेने पड़ेंगे। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि ट्रैक तो शुरू हो गया है, 1 घंटा निकल भी गया। अगर कासोल में मैं होती तो मैं खरीद लेती, लेकिन अभी बीच रास्ते में मैं अभी कहाँ जाऊँ। तो ट्रैक लीडर ने बताया कि गहन विलेज में तुम्हें ट्रैकिंग शूज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में ट्रैक लीडर लोकल पर्सन से पूछ रहे हैं कि शूज़ गहन विलेज में मिलेंगे या नहीं, और वो बोल रहे हैं 7 या 6। फॉर्चुनेटली गहन विलेज से मुझे वो शूज़ मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो शूज़ मेरे साइज़ के एक साइज़ बड़ा था। अब मेरे पास कोई ऑप्शंस था नहीं, मुझे वो ट्रैक कंप्लीट करना था और अपने फटे हुए ट्रैकिंग शूज़ के साथ तो मैं कर नहीं पाती, तो मुझे वो पहनने पड़े। हालांकि पूरे ट्रैक के दौरान उस शूज़ की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ट्रैक के आखिरी दिन जब डिसेंट था, बिस्केरी से हम बशनी जा रहे थे, तब वो शूज़ बार बार डिसेंट की वजह से बार बार मेरे पैर अथड़ा रहे थे शूज़ के साथ। तो जैसे ट्रैक ख़त्म हुआ उसके 7-8 दिन तक मेरे पैरों की उंगलियां काफ़ी दर्द कर रही थी, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगी वो। उसके बाद सेकेंड डे पे ट्रैक थोड़ा स्टीप हो गया था, लेकिन क्योंकि रास्ता काफ़ी जिगजैग था, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। Come on, Manisha, sister Usha. तो इतनी मुश्किल नहीं आई ट्रैक के दौरान। हम धीरे धीरे आराम से थोड़ा रेस्ट लेके फिर थोड़ा ट्रैक करके कहीं पे हम फोटो ऑप के लिए रुक गए, और जहाँ पे हमारा लंच पॉइंट भी नहीं था वहाँ पे हमने लंच किया। और लंच के बाद आगे ट्रैक करते करते एक टाइम पे काफ़ी स्नोफॉल शुरू हो गई थी। काफ़ी नहीं, मतलब थोड़ी सी स्नोफॉल शुरू हो गई थी, फिर वो रुक भी गई। और जैसे ही हम मिंथाज तक पहुँचे 10 मिनट में ऐसी स्नोफॉल हुई है, मतलब हम सब सारे लोग ट्रैक टेंट के अंदर घुस गए थे और वेट कर रहे थे कब ये स्नोफॉल जाए। काफ़ी कोल्ड वेदर हो चुका था।
अभी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी तो हमने स्नोमैन भी बना लिया था और करण की बर्थडे भी थी तो हमने करण की बर्थडे भी वहाँ पर सेलिब्रेट की। अब बात आती है डे 3 यानी कि मिंथास से नगरू तक की। मेरे ख्याल से ये ट्रैक का सबसे बेहतरीन दिन था। आई रियली एंजॉय दैट डे क्योंकि काफ़ी स्टीप क्लाइंबिंग था, फिर भी स्नो में ट्रैक करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ट्रैक सिर्फ 4 किलोमीटर का ही था लेकिन काफ़ी स्टीप था और पूरा रास्ते में स्नो ही स्नो था। This is where we are heading. फॉर्चुनेटली उस दिन स्नोफॉल हुआ ही नहीं और शायद इसी वजह से हम मिंथास से नगरू तक का ट्रैक कर पाए और नगरू कैंप साइट तक पहुंच पाए। मैंने सुना कि हमारी जो बैच थी उसके बाद की 2 और बैचेस सरपास के लिए निकली थी लेकिन वो लोग मिंथास से आगे पहुंच ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल। और स्नोफॉल इतना हो रखा था कि जो क्लाइंबिंग थी वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी और उन लोगों को मिंथास से ही वापसी कासोल पहुंचना पड़ा। तो उस हिसाब से हमारी जो बैच थी, जो हमारी पहली बैच थी सीजन की कैलाश रथ की, तो हम काफ़ी लक्की रहे कि हम नगरू तक पहुंच पाए। अभी डे 4 यानी सबसे लंबा दिन इस ट्रैक का नगरू से बिस्केरी। इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। ऑब्वियसली डे 4 सबसे लंबा, सबसे मुश्किल और सबसे यादगार दिन था सरपास ट्रैक का। हमें नगरू से सुबह के 4 बजे निकलना था लेकिन हम 6 बजे निकले थे। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और उस दिन काफ़ी स्नोफॉल हुई थी, प्लस हमें हाईएस्ट पॉइंट सरपास टॉप तक पहुंच के फिर से हमें डिसेंड करना था और स्पेशली स्नो स्लाइड। यस, 2 किलोमीटर की स्नो स्लाइड करने को मिली जो सबसे एडवेंचरस और सबसे एक्साइटिंग थी और ये ट्रैक मुझे इसी वजह से करना था। सबसे पहले मैंने स्लो स्लाइड हमता पास में किया था और काफ़ी मज़ा आया था और जब मैंने इंटरनेट पे सरपास के ट्रैक के ये स्नो स्लाइड वाले वीडियोस देखे कि काफ़ी लंबा स्नो स्लाइड करना पड़ता है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी स्नो स्लाइड करने की और जो मैंने रिकॉर्ड भी की। Thank you. स्नो स्लाइड करने में तो मज़ा आ गया लेकिन स्नो स्लाइड के बाद दिन काफ़ी मुश्किल हो गया। बाद में स्नोफॉल शुरू हो गई थी और जैसे कि मैंने वीडियोस में दिखाया था कि मेरा पैर बार बार स्नो के अंदर जा रहा था और एक पैच पे तो मेरा पूरा पैर चला गया था। अच्छा था मेरा दूसरा पैर भी था, वरना मैं पूरी की पूरी अंदर चले जाती। तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सोचा था रिकॉर्ड करने का लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं रिकॉर्ड करने में टाइम वेस्ट करूँगी ना तो वो बर्फ़ से मैं निकल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे आगे सारे लोग चल रहे थे और पीछे जो लोग थे वो भी बहुत पीछे थे। तो मैं उनका वेट करूँ उससे अच्छा है मैं ही निकाल दूँ मेरा पैर खुद ही। तो मैंने रिकॉर्ड करने की वजह अपने आप को निकालना ज़्यादा ज़रूरी समझा तो मैं वो मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेकिन नेक्स्ट टाइम से ज़रूर ट्राई करूँगी वो कि ऐसे मोमेंट्स में रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो उसके बाद मैं बर्फ़ में से अपने आप को निकाला, फिर वो पैच आया था जहाँ पे मेरा पैर बार बार अंदर घुस रहा था। उसके बाद तो स्नोफॉल था, फिर हमें थोड़ा एसेंड करके फिर स्ट्रेट चलना था और उसके बाद छोटी सी स्नो स्लाइड थी और उसके बाद जो हमें स्नोफॉल मिला है मतलब पूरे पैर के पैर अभी आगे कहाँ पैर रखें ना वो सोच रहे थे हम क्योंकि जहाँ पे भी पैर जा रहा था कमर तक मतलब हम घुस जा रहे थे। तो मैं थोड़ा वेट करने लगी, मैंने सोचा अभी ट्रैक लीडर थोड़े पीछे थे, एक लड़की को लेके आ रहे थे। हाँ, वो लड़की काफ़ी रो रही थी जैसे ही हमें वो स्नोबॉल देखी। वो स्नोबॉल देखने के बाद लड़की का कॉन्फिडेंस कम हो गया था, शायद वो डिसअपॉइंट हो गई थी और उसे रियलाइज़ हो गया था कि ये ट्रैक कितना मुश्किल है और कितना अभी लंबा चलना है उसे। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी और शायद इसी वजह से उसको रोना आ गया था लेकिन हमारे ट्रैक लीडर ने उसको मोटिवेट किया और पूरे दिन का ट्रैक उसको पकड़ पकड़ के करवाया है कंप्लीट। और सबसे पहले वो वही पहुंची थी ट्रैक लीडर के साथ, बाकी बाद में हम सब लोग पहुंचे थे।
इतना स्नोफॉल हुआ था और स्नो स्लाइड करने की वजह से हमारे कपड़े भी गीले हो गए थे और ग्लिटर्स पहने थे, फिर भी हमारे शूज तक पानी पहुंच गया था। तो हमें तुरंत कैंप साइट के जाके वो सब चेंज करना पड़ा। और उस दिन मैंने डिनर स्किप किया क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले थे, प्लस जो शूज था वो भी गीला था और बाहर बर्फबारी, मतलब जोरों की बर्फबारी हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इतना स्नोफॉल हुआ था कि हमें पूरी रात अपने टेंट को बार बार हिलाना पड़ रहा था। जो भी एक्सेस स्नो हमारे टेंट पे जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए। तो हम पूरी रात सो भी नहीं पाए, पूरे दिन थके हुए थे, प्लस लंच डिनर भी नहीं किया था और रात को नींद भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी लास्ट दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। हम डिसेंड कर रहे थे और स्नोई माउंटेन से हम ग्रीनी फॉरेस्ट तक पहुंच रहे थे, जो वहाँ पे पाइन ट्रीज थे। माय गॉड, क्या कहना, मतलब बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे लंच करने के टाइम पे। उसके बाद हम ट्रैक करके बशनी पहुँचे, जो हमारा लास्ट पॉइंट था। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ इस ट्रैक के बारे में तो मुझे काफ़ी बहुत मज़ा आया ये ट्रैक करके। बहुत छोटा ग्रुप था, प्लस लोग कम थे और काफ़ी फ्रेंडली लोग थे और हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे ट्रैक के दौरान, नाम चिल्ला के या तो फिर कम ऑन यू कैन डू दिस। एंड जो क्रेजी गाय था डोनाटो, वो नेक्स्ट कैंप साइट का नाम चिल्ला रहा था। स्पेशली उस दिन जब सबसे लंबा ट्रैक था, जब हम नगरू से बस बिस्केरी जा रहे थे, तो पूरे ट्रैक के दौरान वो चिल्ला रहा था बिस्केरी बिस्केरी। तो उससे प्रभावित होकर मैंने भी लास्ट दिन बशनी चिल्लाया था, बशनी। और ट्रैक का रूट भी काफ़ी अच्छा था। ट्रैक ग्रीनी फॉरेस्ट से शुरू होके स्नोई माउंटेन तक जाके फिर से वो पाइन फॉरेस्ट तक मिलता है और ओवरऑल ये ट्रैक काफ़ी यादगार रहा मेरे लिए। माय सजेशन, मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास टाइम और बजट है तो आप एक दिन पहले ही कासोल चले जाओ ट्रैक शुरू होने से पहले, क्योंकि कासोल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। घने माउंटेन्स के बीच एक छोटा सा विलेज है जहाँ की एयर काफ़ी क्लीन एंड क्लियर है। आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट था और मैं जॉब करती हूँ तो छुट्टियों की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं वो कासोल वाइब जो होती है ना वो मिस कर गई मैं। लेकिन आप ज़रूर जाओ। अभी हम ट्रैक के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप अपना सामान चेक कर लो। ट्रैक के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपके ग्लव्स, वार्म क्लोथ हो गए और आपके ट्रैकिंग शूज़, ये सब चेक कर लो सब ठीक है या नहीं। अभी आता है ट्रैक आप जिसके साथ कर रहे हो, जो भी लोकल पर्सन है या फिर ट्रैकिंग एजेंसी है, मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हो और कोई किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाए, क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट है, प्लस काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे भी जाता है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। 3000 मीटर की हाइट से ऊपर अगर आप जाते हो तो किसी भी इंसान को माउंटेन सिकनेस का खतरा बना रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, कुछ लोगों को ही होता है। मुझे तो नहीं हुआ था क्योंकि मुझे अभी आदत हो चुकी है उतने हाइट पे जाने की, लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपको कभी चक्कर आने लगते हैं या तो फिर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, सिर दर्द होता है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों में दिखाई देते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसको रोकने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, आप जितना पॉसिबल हो उतना पानी पीजिए, क्योंकि माउंटेन्स में पानी पीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप हाइट में जाते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काफ़ी कम होते जाते हैं और इसी वजह से आपको बॉडी में ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो वो ऑक्सीजन की पूर्ति आप पानी से कर सकते हो। तो पानी ज़रूर पिया कीजिए, जितना भी आपको याद आए उतना। वहाँ पे ट्रैक लीडर हमें कहते हैं कि 5 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। अभी कुछ लोग क्या है भूल जाते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे काफ़ी ठंडी होती है तो प्यास लगती नहीं है, तो कुछ लोग भूल जाते हैं और लेते नहीं हैं और इसी वजह से वो थकान महसूस करते हैं और कभी कभी चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो ये वो टाइम पे तो कुछ महसूस नहीं, कुछ ऐसी
बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो आप पानी ज़रूर पीजिए, जितना पी सके वो उतना। और एक और चीज़ देखिए, लोग खाना भी कम कर लेते हैं, लेकिन आप खाना ज़रूर खाइए, क्योंकि आप जितना एनर्जी लगा रहे हो एक कैंप साइट से दूसरे कैंप साइट तक पहुंचने के लिए, वो एनर्जी की पूर्ति करनी ज़रूरी होती है। तो खाना आप मिस मत कीजिए, जितना हो सके उतना खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को काफ़ी ज़रूरत होती है। हर ट्रैकिंग एजेंसी 4 टाइम खाना देती है, मतलब कि सुबह में आपके वो चाय और ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर दोपहर में लंच होता है, फिर शाम को वो लोग थोड़ा और स्नैक्स वगैरह देते हैं, फिर सूप, और फिर उसके बाद डिनर होता है। तो जितना हो सके उतना आप ज़रूर खाइए और अपना ख्याल रखिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज द वर्ल्ड इज योर टू एक्सप्लोर। ये तारे मच्छर मरी जो मारे मच्छर बंद